संक्रियाएं भाग 1 का अध्ययन करेंगे। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन द होल नंबर पार्ट 1। पूर्ण संख्या क्या होती है, सबसे पहले ये समझेंगे पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्ण संख्या से पहले जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या वो हम लिखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 डॉट। ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। अब पूर्ण संख्या क्या होगी, तो पूर्ण संख्या बनाने के लिए हम यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को ऐड कर दे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये हमारी पूर्ण संख्या होगी। अर्थात प्राकृतिक संख्या जो होती है वो हम 1 से 9 तक के नंबर्स को लेके प्राकृतिक संख्या हम बनाते हैं। प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से 9 तक के नंबरों को लेके बनती है। तो प्राकृतिक संख्या में 1 से 9 तक नंबर यूज होते हैं। लेकिन अगर हमें पूर्ण संख्या या होल नंबर बनाना है तो उसके लिए हम 0 भी ऐड करते हैं। अगर प्राकृतिक संख्या में हम 0 को ऐड कर दें, अर्थात 0 को भी शामिल कर ले, 0 को भी शामिल कर ले, तो वो हमारी पूर्ण संख्या बन जाएगी। जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर इनफाइनाइट तक। तो ऐसे इनफाइनाइट तक अर्थात अनंत तक जो भी संख्या होगी, अगर उसमें 0 का प्रयोग हम कर लेते हैं या 0 को 0 को शामिल कर लेते हैं तो वो हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। अब पूर्ण संख्या होल नंबर में अगर हम किसी पूर्ण संख्या में जोड़ते हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा या जो उसका जोड़ होगा वो हमेशा पूर्ण संख्या आएगी। अर्थात 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर उसका जो रिजल्ट होगा वो पूर्ण संख्या ही होगी। और या 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं को गुणा करने पर उसका भी रिजल्ट पूर्ण संख्या ही होगी। लेकिन यदि हम घटाव या भाग करते हैं, अर्थात सब्ट्रैक्ट करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो उस स्थिति में ये जरूरी नहीं है कि जो है वो पूर्ण संख्या ही हो। पूर्ण संख्या भी हो सकती है और वो डेसिमल अर्थात भिन्न में भी वो संख्या हमें मिल सकती है। अब यहाँ पे हम पूर्ण संख्या के लिए कुछ नेम देखेंगे कि किसी भी पूर्ण संख्या को अगर हम उसको जोड़ते हैं या उसको गुणा करते हैं तो पूर्ण संख्या ही आती है। किंतु अगर यह आवश्यक नहीं है कि उसका घटाव तथा भाग भी सदैव पूर्ण संख्या हो, तो जोड़ और गुणनफल, उसका जो जोड़ होगा या गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होगी। अगर 2 या 2 से अधिक संख्याओं को हम जोड़ते हैं या उसका गुणा करते हैं तो उनका जो जोड़ होगा या गुणनफल होगा वो सदैव पूर्ण संख्या होगी। किंतु ये आवश्यक नहीं है कि उसका जो घटाव है तथा भाग वो सदैव पूर्ण संख्या हो। वो पूर्ण संख्या हो भी सकती है और ना भी हो सकती है। यहाँ पे अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे कि वो पूर्ण संख्या होगी कि नहीं। और एक ध्यान यहाँ पे और देंगे कि पूर्ण संख्या सदैव ये पॉजिटिव नंबर के लिए ही ये नेम लागू होता है। अगर वो नंबर निगेटिव आता है अर्थात ऋणात्मक संख्या आती है, उसका रिजल्ट ऋणात्मक संख्या आती है, तो उसके लिए ये नेम लागू नहीं होगा। तो जो भी है उसका
जो है वो पॉजिटिव संख्या होनी चाहिए, अर्थात धनात्मक संख्या होनी चाहिए। अगर उसका रिजल्ट नेगेटिव में आता है तो वो इसके लिए नेम लागू नहीं होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने 7 + 2 ऐड किया तो 9 आया, 5 + 3 ऐड किया तो 8 आया, और 7 + 10 ऐड किया तो 17 आया। तो ये पूर्ण संख्या 17 आया, तो ये पूर्ण संख्या हो गई। लेकिन यदि हम यहीं पे इसको घटाव करते हैं तो इसके लिए ये रिजल्ट सब जगह लागू नहीं होगा। जैसे अगर 7 - 2 करते हैं तो ये 5 आएगा, लेकिन अगर 2 - 7 करते हैं, 2 - 7 करते हैं तो 2 - 7 में ये -5 आ गया। क्योंकि पूर्ण संख्या का नियम है कि हमारा नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव हमें मिल रहा है, अर्थात ऋणात्मक संख्या मिल रही है, और नियम है कि धनात्मक संख्या होनी चाहिए। तो इसके लिए ये नियम लागू नहीं करता, तो इसके लिए नियम लागू नहीं होगा। इसी प्रकार से हम गुणा और भाग का भी देख लेते हैं। जैसे यहां पे अगर हम किसी संख्या का गुणा करते हैं, 7 × 2 अर्थात 7 × 2 = 14, या 5 × 2 = 10 या 18 × 3 तो ये आ गया 54। तो ये हमें यहां पे हमने देखा कि जो भी संख्या हम ले रहे हैं वो हमारा पूर्ण संख्या है, और उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो भी पूर्ण संख्या आ रही है। जैसे 5 × 2 ये पूर्ण संख्या है और इसका रिजल्ट 10 आ रहा है। 18 × 3 ये पूर्ण संख्या है, इसका रिजल्ट 54 आ रहा है। लेकिन हम भाग के पक्ष में देखेंगे, भाग के लिए देखेंगे कि ये नेम फॉलो करता है कि नहीं। यहाँ पे सभी नंबर पॉजिटिव आ रहे हैं और अर्थात धनात्मक संख्या आ रही है, और इनका जो रिजल्ट है अर्थात गुणनफल है वो सब पूर्ण संख्याओं का गुणनफल पूर्ण संख्या ही आ रहा है। लेकिन अगर हम भाग के लिए देखते हैं कि ये इस नियम को पालन करता है कि नहीं। भाग, अब यहां पे हम देखेंगे कि अगर 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू 5 आ रही है, पूर्ण संख्या आ रही है। लेकिन अगर अब इसी संख्या को अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, 10 और 3 दोनों पूर्ण संख्या है, लेकिन अब इसकी वैल्यू जो आएगी वो 3.3333 आएगी, अर्थात ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये एक डेसिमल संख्या है, अर्थात ये भिन्न फ्रैक्शन वैल्यू है। फ्रैक्शन अर्थात ये भिन्न है, तो ये भिन्न संख्या है, अर्थात इससे हमें पता चल गया कि भाग में ये नियम, इस नियम का पालन नहीं होता। पूर्ण संख्या का जो नियम है वो भाग के लिए लागू नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे तो 5 आया, लेकिन यहाँ पे अगर 10 को हम 3 से, 10 और 3 दोनों पूर्ण संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या को जब हम 10 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यू आ रही है वो एक फ्रैक्शन वैल्यू अर्थात भिन्न संख्या आ रही है, तो भिन्न में आ रहा है। इसलिए ये जो है एक पूर्ण संख्या के नियम को पालन नहीं करता। भाग जो है पूर्ण संख्या के नियम का पालन नहीं करता, और घटाव भी पूर्ण संख्या के नियम का पालन नहीं करता। किंतु जोड़ और गुणनफल, जोड़ और गुणा ये पूर्ण संख्या के नियम का पालन करते हैं। अब हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 संक्रियाएं। पूर्ण संख्या पर आधारित 4 संक्रियाएं क्या क्या है। पहली संक्रिया है हमारी जोड़,
पहली है जोड़, जोड़ को हम प्लस से इंडिकेट करते हैं। दूसरी है घटाव, घटाव इसको माइनस से इंडिकेट करते हैं। और तीसरी है गुणा, गुणा और चौथी है भाग। ये चार संक्रियाएं हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग। ये पूर्ण संख्या पे आधारित है, अर्थात पूर्ण संख्याओं को हम ये जोड़, घटाव तथा गुणा और भाग का ऑपरेशन या संक्रिया कर सकते हैं पूर्ण संख्याओं पर। तो पूर्ण संख्याओं पर ये चार ऑपरेशन मुख्य रूप से होते हैं, एक जोड़ का, दूसरा घटाव का, तीसरा गुणा का और चौथा भाग का। अब इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी है, अर्थात कुछ नेम है या इनके कुछ गुण हैं, उसको हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ हमारे प्रॉपर्टी है पूर्ण संख्याओं के लिए, जो हमारे चार फंडामेंटल ऑपरेशन है या आधारभूत संक्रियाएं हैं चार, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, उससे संबंधित कुछ प्रॉपर्टी है, अर्थात कुछ नियम दिए हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है संपर्क नियम या क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को हिंदी में गुण कहते हैं। तो ये संपर्क नियम या संपर्क के गुण, तो क्लोजर प्रॉपर्टी है, इसको हम हिंदी में संपर्क नियम कहते हैं। तो संपर्क नियम क्या है? दो पूर्ण संख्याओं की योग गुणनफल के ये नियम सदैव लागू के लिए यह नियम सदैव लागू होता है। दो पूर्ण संख्याओं के योग एवं गुणनफल के लिए यह नियम सदैव लागू होता है। के लिए दो पूर्ण संख्याओं की योग एवं गुणनफल के लिए यह नियम सदैव लागू होता है, लेकिन भाग एवं अंतर पर यह नियम सदैव लागू नहीं होता। तो संपर्क नियम में अगर योग कर रहे हैं अर्थात जोड़ रहे हैं और गुणा कर रहे हैं तो ये नियम लागू होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अंतर और भाग के लिए भी यह नियम लागू हो, अर्थात यह नियम इस नियम का पालन करे। जो हमारा अंतर और भाग की प्रक्रिया है उसके लिए जरूरी नहीं कि इस नियम का पालन करें। नियम फर्स्ट है पूर्ण संख्या धनात्मक होनी चाहिए, अर्थात पहली बात पूर्ण संख्या जो होगी वो धनात्मक होनी चाहिए। और नियम सेकंड है, अर्थात दूसरा नियम है कि P बाई क्यू या भिन्न के रूप में संख्या नहीं होनी चाहिए, अर्थात अगर वो P बाई क्यू या भिन्न के रूप में तो वो पूर्ण संख्या होगी नहीं। अब इसके हम कुछ यहाँ पे उदाहरण देखते हैं। अब जैसे संपर्क नियम के कुछ हम उदाहरण देखते हैं। अगर जोड़ के लिए देखते हैं, जोड़ के लिए जोड़, तो जोड़ के लिए अगर हम 2 + 5 करते हैं तो 7, ये एक पूर्ण संख्या आ रहा है। या 5 + 2 करते हैं, नहीं सॉरी 5 + 2 सॉरी, या 10 + 3 करते हैं तो ये भी पूर्ण संख्या है 30। या 18 + 20 करते हैं तो ये भी पूर्ण संख्या है 38। ये तो जोड़ के लिए, जैसे जो हमारा संपर्क नियम में जो प्रॉपर्टी है कि सदैव 2 या 2 से अधिक नंबरों को अगर हम योग करते हैं या जोड़ते हैं तो वो हमेशा होल नंबर आना चाहिए, अर्थात पूर्ण संख्या आनी चाहिए। फिर इसी प्रॉपर्टी को हम गुणा के लिए भी देख सकते हैं। गुणा के लिए अगर हम 2 × 5 करते हैं तो ये भी होल नंबर आ रहा, पॉजिटिव नंबर आ रहा 10।
जोड़ में भी पॉजिटिव नंबर ही आ रहा था, धनात्मक संख्या आ रही थी, दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ने पर धनात्मक संख्या ही आ रही थी। और गुणा में भी अगर दो धनात्मक संख्याओं का गुणा करते हैं तो वो एक धनात्मक संख्या मिलती है और पूर्ण संख्या मिलती है। तो ये दोनों संख्याएं पूर्ण संख्या है और धनात्मक है, और इनका जो रिजल्ट है वो भी पूर्ण संख्या और धनात्मक संख्या है। जैसे 3 + 5 बराबर 15, 16 + 3 बराबर 48। तो ये सब संख्याएं धनात्मक हैं और पूर्ण संख्या है। 19 + 2 बराबर 38, ये भी एक पूर्ण संख्या और धनात्मक संख्या है। तो संवर्ग नियम जोड़ और गुणा के लिए लागू हो रहा है, अर्थात वो इसका पालन कर रहा है। संवर्ग नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी या संवर्ग नियम कहते हैं। ये नियम इसके लिए जोड़ और गुणा के लिए लागू हो रहा है। अब हम घटाव और भाग के लिए देखते हैं। घटाव के लिए देखते हैं। तो घटाव में या सब्ट्रैक्शन में इसको हम जो है, जैसे हमने किया 5 - 2, तो 5 - 2 ये एक होल संख्या, होल नंबर है, लेकिन इसकी जो वैल्यू आ रही है वो हमारा 5 - 2 3 होगा। लेकिन अगर इसी संख्या को हम पलट दें, 2 - 5 कर दें, तो ये -3 हो जाएगा। अर्थात ये पॉजिटिव नंबर देंगे, ये धनात्मक संख्या नहीं, ये ऋणात्मक संख्या हो जा रही है। तो इसके लिए ये नियम लागू नहीं हो रहा है। अर्थात कोई भी संख्या अगर 5 - 2 का 3 आ रहा है, 2 - 5 तो -3 आ रहा है, अर्थात ये एक ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या है, तो ये एक ऋणात्मक संख्या है। तो इसके लिए ये नियम लागू नहीं होगा संवर्ग में। इसी प्रकार से हम भाग के लिए भी देख लेते हैं। भाग के लिए, अब भाग के लिए अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 27, इससे 3 से डिवाइड किया तो 9 आ गया। तो 9 तो हमारा पूर्ण संख्या आ गया। लेकिन अगर इसे हम 27 को 4 से डिवाइड करते हैं, तब ये कितना आएगा? 4 × 6 = 24 और फिर आ गया 3, 4 × 7 = 28, फिर 2, 4 × 5 = 30, तो 6.75 आ गया। तो ये 6.75 एक भिन्न संख्या है, भिन्न या डेसिमल संख्या है। तो भिन्न संख्या होने के कारण संवर्ग नियम इसका इस भाग के नियम का पालन नहीं करता। क्लोजर प्रॉपर्टी या संवर्ग नियम भाग के नियम का पालन नहीं करता। अर्थात अगर हम किसी अन्य संख्या से डिवाइड करें तो ये भिन्न संख्या आ गई, अर्थात ये p/q का रूप आ गया। तो अगर p/q के रूप में आ रहा है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी या संवर्ग नियम का पालन नहीं करेगा। अब हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है, अर्थात सेकंड दूसरा नियम है, सेकंड नियम है क्रम विन्मेय नियम। क्रम विन्मेय, इसके नाम से ही इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्रम का विन्मय, अर्थात क्रम का चेंज करना, इसके क्रम को चेंज करना, अर्थात अगली गति कर देना। तो क्रम विन्मय नियम केवल क्रम विन्मय नियम दो पूर्ण संख्याओं के योग एवं गुणनफल के लिए यह नियम लागू होता है। लेकिन
अंतर एवं भाग के लिए यह नियम लागू नहीं होता। ये नियम क्रम विनिमय नियम केवल दो संख्याओं के योग या गुणनफल के लिए लागू होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह अंतर एवं भागफल के लिए भी लागू हो। तो ये नियम केवल गुणनफल एवं योग के लिए लागू होता है। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहां पे हमने कोई दो नंबर लिया, मान लीजिए योग के लिए हमने यहां पे दो नंबर लिया 5 + 2, 5 + 2 = 7 और इसके क्रम को चेंज कर दे तो 2 + 5 = 7। इसी प्रकार 10 + 2, 10 + 3 10 + 3 = 30 और 3 + 10 = 30। अर्थात इसके क्रम को चेंज करने पर भी इसकी जो रिजल्ट है या जो इसका परिणाम वैल्यू है, जो इसका परिणाम है वो सेम वैल्यू आती है। 10 + 3 30 और 3 + 10 30, तो इसका रिजल्ट भी 13 आ रहा है। तो इसके क्रम को चेंज करने पर इसके जो मान है उस पर कोई अंतर नहीं आ रहा, अर्थात उस पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसके मान में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है योग। इसी प्रकार से हम गुणा के लिए देख लेते हैं। गुणा के लिए तो अब गुणा के लिए जैसे हमने 5 एक एग्जांपल लिया 5 × 2 तो 10 हो गया। अगर 2 गुणे 5 या इंटू 5 करें तब भी 10 ही आ रहा। इसी प्रकार 15 इंटू 3 करें तो 45 आ रहा है और 3 इंटू 45 करें, 3 इंटू 15 करें, 3 इंटू 50 तभी 45 आ रहा है। तो हमने यहां पे देखा कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो गुणा के लिए भी फॉलो हो, गुणा के लिए भी इसका नियम पालन कर रहा है, अर्थात गुणा के लिए भी ये नियम लागू हो रहा है। तो हमने देखा जोड़ और गुणा के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी अर्थात क्रम विनिमय नियम दोनों के लिए लागू हो रहा है। अब इसी तरह से हम घटाव एवं भाग के लिए देखेंगे, अर्थात सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए देखेंगे। भाग के लिए देख लेते हैं ये नियम फॉलो करता है कि नहीं। तो सबसे पहले घटाव के लिए देख लेते हैं, फिर भाग के लिए। घटाव के लिए घटा या सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे तो जैसे हमने यहां पे किया 7 - 5 तो ये आ गया 2। अब इसके क्रम को हम चेंज कर देते हैं, 5 - 7 करेंगे तो ये आ गया -2। अब ये यहां पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा इस पूर्ण संख्याओं की जो प्रॉपर्टी है उसमें ये है कि होल नंबर, एक तो होल नंबर होना चाहिए, दूसरा पॉजिटिव नंबर था धनात्मक संख्या होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे होल नंबर तो मिल रहा है लेकिन ये ऋणात्मक संख्या मिल रही है, था निगेटिव नंबर मिल रहा है। तो ये ऋणात्मक संख्या हमें प्राप्त हो रहा है या निगेटिव नंबर जब इसके क्रम को हम चेंज कर दे रहे हैं। तो जब हमने इसके क्रम को चेंज कर दिया तो हमें एक निगेटिव संख्या मिली अर्थात ऋणात्मक संख्या मिली। तो हमने देखा कि क्रम विनिमय नियम घटाव के लिए लागू नहीं होता, क्रम विनिमय नियम घटाव के लिए लागू नहीं होता। इसी प्रकार से हम भाग के लिए भी देखेंगे। भाग के लिए देख लेते हैं। भाग अब हमने जैसे कोई नंबर लिया
28 डिवाइड बाई 7। 28 को जब हमने 7 से डिवाइड किया तो आ गया 4। अब इसके क्रम को चेंज कर देते हैं। 7 डिवाइड बाई 28 तो क्या आएगा? 7 को जब हमने 28 से डिवाइड कर दिया तो आ गया तो इसकी वैल्यू आ गई 1/4, अर्थात ये आ गया p/q के। और हमने देखा कि पूर्ण संख्या जो है p/q के नियम का पालन नहीं करती, अर्थात भिन्न नहीं होना चाहिए। पूर्ण संख्या p/q के नियम का पालन नहीं करती, अर्थात भिन्न में अगर कोई संख्या को भाग देने पर भिन्न में आ रहा है तो वो पूर्ण संख्याओं के लिए ये नियम लागू नहीं होगा। तो हमने देख लिया क्रम भिन्नीय नियम में जब हम इसके क्रम को चेंज कर दिए तो जब हमने 28 को 7 से डिवाइड किया तो 4 आया, और जब 7 को 28 से डिवाइड किया तो 1/4 आया। तो ये क्रम भिन्नीय नियम को का पालन नहीं करता, अर्थात भाग जो है भाग क्रम भिन्नीय नियम का पालन नहीं करता, भाग क्रम भिन्नीय नियम का पालन नहीं करता। नियम का पालन नहीं करता। नहीं करता है। तो हमने इस तरह से देख लिया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे हमने किया 10 डिवाइड बाई 5, 10 डिवाइड बाई 5 बराबर 2। 5 जब इसके क्रम को चेंज कर दिया 5 डिवाइड बाई 10 तो आया 1/2। ये भी p/q के रूप में आ रहा है, अर्थात ये भिन्न के रूप में आ रहा है। तो इसके ये भी जो है क्रम भिन्नीय नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो ये भी क्रम भिन्नीय नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो इस तरह हमने देखा कि जोड़ और गुणा, योग एंड गुणनफल जो है ये क्रम भिन्नीय नियम का पालन करते हैं, तथा भाग एवं घटाव क्रम भिन्नीय नियम का पालन नहीं करते। अब हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी अर्थात नंबर 3, साहचर्य का नियम, साहचर्य नियम या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, या साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम में हम ये देखते हैं कि अगर किसी संख्या को, जैसे हमारा एक एग्जांपल लेते हैं 7 + 2 + 3, तो 7 + 2 + 3, तो यहां पे इक्वल होना चाहिए 7 + 2 + 3। अगर ये इस नियम का पालन करता है, अर्थात ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल होती है, तो वो साहचर्य नियम अर्थात एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पालन करता है, अर्थात इसमें साहचर्य नियम या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होगी। तो ये हमने जोड़ के लिए देखा है। तो जोड़ के लिए हमने देखा कि जो हमारा साहचर्य नियम है अर्थात एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसके लिए लागू हो रही है। इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो 7, फिर ब्रैकेट की वैल्यू को ऐड करेंगे 2 + 3 5, 7 को लिख लिया 2 + 3 5, तो ये आ गया 12, ये आ गया 12। 7 + 5, और इसी प्रकार से हम इसको ऐड किया 7 + 2 9। पहले इसको हम ऐड कर लिए 7 + 2 9 + 3, इन दोनों को ऐड किया तो 12 आए, इसको भी ऐड किया तो 12 है। तो ये साहचर्य नियम का पालन कर रहा है।
तो ये हमारा साचर नियम हुआ, साचर नियम का पालन कर रहा है। इसी प्रकार से हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 5 3 + 2 इक्वल होना चाहिए 5 + 3 + 2। तो अब यहां पे देखेंगे, सबसे पहले हम इसको ऐड किए 3 + 2 5, ये आ गया इक्वल 5 + 3 8 और +2, ये वैल्यू 10 आ गई, ये वैल्यू 10 आ गई, दोनों वैल्यू 10 आ गई। तो हमने देखा कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अर्थात साचर नियम जोड़ के लिए, योग के लिए लागू हो रहा है। इसीलिए इसी तरह हम गुणनफल के लिए देखें, गुणा के लिए, गुणा के लिए नियम लागू होता है कि नहीं? गुणा के लिए गुणा के लिए हम देखेंगे कि जैसे हमने यहां पे 5 × 3 × 2 किया, ये हमारा I × मल्टीप्लाई 3 × 2 किया, फिर इक्वल 5 × 3 मल्टीप्लाई 2 किया। अब इसको हम देखेंगे 5 × 3 × 2 6 इक्वल होना चाहिए 5 × 3 50 50 × 2, ये दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए। तो ये दोनों वैल्यू 30 आ गए और ये भी वैल्यू 30 आ गए, तो ये दोनों वैल्यू सेम आ रहा है, अर्थात साचर ने इसका पालन कर रहा है। तो साचर नियम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी गुणा के नियम का पालन कर रहा है। इसी प्रकार से एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। 3 × 6 × 2 इक्वल होगा 3 × 6 × 2, 3 × 6 × 2। तो हमने यहां देखा 3 × 12 इक्वल होगा 18 × 12, 18 × 2। तो इसकी वैल्यू 36, इसकी वैल्यू 36 और इसकी भी वैल्यू 36, अर्थात गुणा में साचर नियम का पालन हो रहा है। तो हमने देखा कि गुणा में साचर नियम का पालन हो रहा है। ये अब इसी को हम घटाव और भाग के लिए भी देखते हैं, साचर नियम का पालन होता है कि नहीं। घटाव के लिए देखते हैं, घटाव या सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम देखते हैं कि ये इसके नियम का पालन करता है कि नहीं। अब हमने कोई एक एग्जाम्पल लिया, साचर नियम का टेस्ट करने के लिए। जैसे हमने किया यहां पे 5 - 2 5 माइनस और 3 - 2 इक्वल होना चाहिए 5 - 3 - 2, यह है साचर। तो साचर में
5 माइनस 3 माइनस 2 इक्वल होना चाहिए 5 माइनस 3 माइनस 2 की। तो हमने यहाँ देखा ब्रैकेट की वैल्यू को पहले हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ब्रैकेट की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 माइनस 3 माइनस 2 तो 1 आ गया। यहाँ पे फिर 5 माइनस 3 माइनस 2 आ गया, 5 माइनस 3 तो ये आ गया 2 और फिर 2 और फिर माइनस 2। तो देखा 5 माइनस 1 4 आया और यहां पे देखा कि 2 माइनस 2 0 आया, अर्थात ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं हो रही है। तो इससे हमें पता चल गया कि घटाव अर्थात सब्ट्रैक्शन साचर नियम का पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू 4 आ रही, इसकी वैल्यू 0 आ रही। तो ये सब्ट्रैक्शन जो है अर्थात घटाव साचर नियम का पालन नहीं कर रहा, अर्थात एसोसिएटिव प्रॉपर्टी घटाव के लिए लागू नहीं होती। इस प्रकार से एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे 7 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 3 इक्वल होना चाहिए 7 माइनस 5 माइनस 3। अब यहां पे 7 माइनस 5 माइनस 3 तो 7 माइनस 2 इक्वल होना चाहिए 7 माइनस 5 3 माइनस, तो सॉरी यहां पे आ जाएगा 2 माइनस 3 2 माइनस 3, तो 7 माइनस 2 5 आ गया और 2 माइनस 3 माइनस 1 आ गया, अर्थात ये वैल्यू इक्वल नहीं है, ये वैल्यू इक्वल नहीं है। तो इसकी इक्वल ना होने के कारण ये इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। तो दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए ये नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। तो हमने देखा घटाव साक्षर नियम का पालन नहीं करता। अर्थात हमने ले लिया घटाव जो है साक्षर नियम का पालन नहीं करता। अब हम भाग के लिए देख लेते हैं। भाग के लिए तो भाग में हम देखेंगे किसी अगर एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे कि ये साचर नियम का पालन करता है कि नहीं। डिवीजन साचर नियम का पालन करता है कि नहीं। तो यहां पे हमने देखा डिवीजन में, जैसे हमने यहां पे एक डिवीजन का एग्जांपल लिया 14 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 डिवीजन डिवाइडेड बाय 2 माइनस नहीं है डिवाइड। तो 14 डिवाइड फिर ब्रैकेट 4 डिवाइड बाय 2, तो 4 डिवाइड बाय 2 इक्वल होना चाहिए 14 डिवाइडेड 4 माइनस डिवाइड 4 डिवाइड 2 4 डिवाइड 2 इक्वल होना चाहिए, ये डिवाइडेड 4 डिवाइड 2 इक्वल होना चाहिए 14 डिवाइडेड 4 डिवाइडेड 2। अब इसको हम देखेंगे कि ये वैल्यू दोनों इक्वल होती है कि नहीं।
दोनों वैल्यू इक्वल होती है कि नहीं? तो 40 डिवाइडेड और 2, पहले इसको हम ब्रैकेट में डिवाइड करेंगे तो 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आ गया। और अब इसी प्रकार इधर देखेंगे 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी, फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। अर्थात इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 और 3.5, तो 3.5 आ गया। और फिर इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे 3.5 फ्रैक्शन वैल्यू आई तो डिवाइड बाय 2, तो इसकी वैल्यू तो 7 आ गई। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? तो ये आ जाएगा 2 1 पॉइंट और ये आ जाएगा 7 और 5, तो 1.75। अर्थात ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। तो हमने देख लिया कि डिवीजन जो है साचर नियम का पालन नहीं करता, अर्थात ये वैल्यू इक्वल नहीं है तो डिवीजन साचर नियम का पालन नहीं कर रहा था। 7 नॉट इक्वल 1.75, तो ये जो साचर अर्थात एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो भाग के नियम का पालन नहीं करते। वितरण का नियम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण का नियम इसके नाम से ही हमें दिख रहा है कि वितरण, वितरण मीन्स बांटना, अर्थात इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है वितरण अर्थात बांटना। तो इसको हम किसी नंबर को जब हम बांटते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी में क्या चेंज आता है? यहाँ पे वितरण का नियम योग और गुणनफल के लिए तो लागू होगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन अर्थात घटाव एवं भाग के लिए वितरण का नियम लागू नहीं होता, केवल ये जोड़ एवं गुणा के लिए लागू होता है। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस नियम को समझेंगे। एक हम उदाहरण लेते हैं, जैसे है पहले तो वितरण का नियम हम किस तरह समझ लेते हैं कि वितरण के नियम में जैसे हमने कोई वो लिया, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया a क्रॉस b, a गुणे b प्लस c, तो a गुणे b प्लस c यह है हमारा। तो a गुणे b प्लस c जब इसको हम ऐड करेंगे b प्लस c तो ये इक्वल होगा, वितरण का नियम इसमें लागू करेंगे a गुणे b प्लस a गुणे c, अर्थात इसको यहां से हम देख लेते हैं a गुणे b प्लस c, a गुणे b प्लस c इक्वल होगा b प्लस c बराबर होगा a गुणे b प्लस b गुणे c। तो a गुणे b प्लस c इक्वल होगा a गुणे b प्लस b गुणे c, अर्थात a गुणे c होगा a गुणे c। तो हमने देखा a गुणे b प्लस c, तो a गुणे b प्लस a गुणे c, अर्थात a जो है b और c दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, a क्रॉस या गुणा b प्लस c तो इक्वल होगा a गुणे b प्लस a गुणे c। तो a गुणे b प्लस a गुणे c, तो a जो है दोनों के साथ वितरित हो गया, अर्थात दोनों के साथ ये गुणा हो गया। तो यहाँ पे दोनों के साथ ये गुणा हो गया। अब इसको हम इस नियम से समझेंगे, जैसे हमने लिया 5 into 7 प्लस 2, एक एग्जाम्पल समझिए 5 into 7 प्लस 2 इक्वल होगा 5 into 7 प्लस 5 into 2। अब इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे,
इस वैल्यू को कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा कितना 5 इंटू 7 प्लस 2 5 इंटू 9 इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 7 35 प्लस 5 इंटू 2 10 तो ये आ जाएगा 45 और इसको ऐड करा तो ये भी आ गया 45 तो दोनों वैल्यू सेम आ गए लेकिन ये नेम घटाव और भाग के लिए लागू नहीं होगा गुणा एवं अर्थात गुणा एवं योग अर्थात जोड़ के लिए ये नेम लागू होता है लेकिन ये नेम घटाव एवं भाग के लिए लागू नहीं होता। तो हमने देखा a क्रॉस b प्लस सी a गुणे b प्लस सी इक्वल होगा a गुणे b प्लस a गुणे सी। फिर इसको हम एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे एक उदाहरण ले लिया उदाहरण से समझ लें उदाहरण लिया हमने तो उदाहरण दिया हमने 5 इंटू 7 प्लस 2 इक्वल टू 5 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 2। तो अब इसको जब 5 को हमने ब्रैकेट के अंदर ले गया तो 5 इंटू 7 हुआ प्लस 5 इंटू 2 हुआ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 7 प्लस 2 9 हुआ 5 इंटू 9 किया फिर इक्वल टू 5 इंटू 7 35 और 5 इंटू 2 10 तो ये वैल्यू सेम आ गई। इसको एक एग्जांपल फिर और समझ लेते हैं एक एग्जांपल और ले लेते हैं जैसे यहां पे एक इंटू 8 प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू होगा 8 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3। अब इसको 8 प्लस 2 10 10 इंटू 3 हुआ 12 इंटू 3 इक्वल होगा 24 प्लस 6 ये आ गया 30 अब ये भी आ गया 30। तो ये भी इस एग्जाम्पल से हमने समझ लिया कि वितरण का नियम जोड़ एवं गुणा के लिए लागू हो रहा है अर्थात योग एवं गुणा के लिए वितरण का नियम लागू होता है लेकिन ये घटाव एवं भाग के लिए लागू नहीं होता। ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि वितरण का नियम घटाव एवं भाग के लिए लागू नहीं होता। वितरण का नियम घटाव एवं भाग के लिए लागू नहीं होता। घटाव एवं भाग के लिए घटाव एवं भाग के लिए लागू नहीं होगा। लागू नहीं होता। तो वितरण का नियम घटाव एवं भाग के लिए लागू नहीं होता। इस तरह से हमने 4 नियम सीख लिए। पहला नियम था हमारा संपर्क का नियम या क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा नियम था हमारा क्रम विनिमय नियम या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा था साचर का नियम या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और चौथा था हमारा वितरण का नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हमने चारों नियम पढ़ लिए। अब नेक्स्ट
पार्ट में हम जीरो और एटिक नियम एवं बोडोमास का नियम पढ़ेंगे। धन्यवाद।